मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ये कहानी 140 साल पुरानी है, जहाँ पर एक किलर हुआ करता था। उस किलर का नाम बतुशाई था और किंग के कहने पर वो क्योटो के लिए जंग लड़ रहा होता है। और जंग के मैदान में उसकी पावर और ये कि वो कितना कूल माइंड था, लोग इससे डरते थे। अब इसी लास्ट वॉर के बारे में हमें बताया जाता है और ये जंग ईयर 1998 में क्योटो के पहाड़ों में हो रही थी। इस जंग में बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। उन सब में काफी बहादुर तलवारबाज अपनी तलवारबाजी से दुश्मनों को हरा रहा था और ये तलवारबाज ही वो किलर था, यानी बतुशाई। फिर बतुशाई के लोग ये जंग जीत जाते हैं। तब ये लोग अपनी जीत का ऐलान करते हुए जीत की खुशी मना रहे होते हैं। फिर दुश्मनों के लोगों में से एक आदमी बतुशाई के पास आता है और वो बतुशाई को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अब बतुशाई इन लड़ाइयों और किलिंग से तंग आ चुका था, इसीलिए वो अपनी तलवार को जमीन में लगाकर इस किलर की जिंदगी को कसम खा के हमेशा के लिए छोड़ देता है। दुश्मनों की डेड बॉडीज में से एक आदमी अभी भी जिंदा था और वो आदमी उठकर बतुशाई की तलवार के पास जाता है और उसकी तलवार को वो अपने हाथों में पकड़कर बतुशाई की पावर्स हासिल कर लेता है और वो अपना नाम बतुशाई रख कर नकली बतुशाई बन जाता है। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक स्मगलर था। अब उस स्मगलर से मिलने कुछ लोग आते हैं। अब इन लोगों को उस स्मगलर की अफीम बनाने का तरीका पता होता है। अब क्योंकि वो स्मगलर चाहता था कि सिर्फ एक ही पर्सन को इस तरीके के बारे में मालूम हो, इसीलिए वो मेगुमी नाम की लड़की के अलावा सबको मार देता है। फिर कुछ पुलिस ऑफिसर्स उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जहाँ बतुशाई ने लोगों के मर्डर्स किए थे। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि जिसने भी ये सब मर्डर्स किए हैं वो नकली बतुशाई है। फिर हमें मेगुमी दिखाई जाती है जो कि स्मगलर के साथ रह रही थी और मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग जाती है और पुलिस स्टेशन आ जाती है। जब स्मगलर को ये बात पता चलती है तो वो नकली बतुशाई को मेगुमी के पीछे लगा देता है। फिर वो नकली बतुशाई पुलिस स्टेशन जाकर सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि उस नकली बतुशाई के पास एक खास किस्म की पावर थी जिसकी मदद से वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता था। नकली बतुशाई सभी को मारकर मेगुमी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन से बाहर जाने लगता है कि तभी उसे वहाँ पर कारू नाम की एक औरत मिलती है। कारू बतुशाई को देखते ही पहचान लेती है। अब कारू के फादर का एक डोजो होता है। डोजो वो जगह होती है जहाँ पर तलवारबाजी या फिर जोडो सिखाए जाते हैं। अब कारू के फादर वहाँ बच्चों को खास किस्म की तलवारबाजी सिखाया करते थे। अब ये तलवारबाजी नकली बतुशाई को भी आती थी और वो इसका इस्तेमाल भी किया करता था लोगों को मारने के लिए। तो इसीलिए इस खास किस्म की तलवारबाजी का नाम पूरी सिटी में खराब हो रहा था और इसी वजह से कारू के फादर की भी डेथ हो गई थी। कारू अपनी लकड़ी की तलवार निकाल कर बतुशाई से लड़ने लगती है, लेकिन बतुशाई तो उससे काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो कारू को मारने ही वाला होता है। तो तभी कारू को बचाने के लिए वहाँ इस मूवी का हीरो जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर भी है वो आ जाता है। उसका नाम केंशिन होता है। अब यहाँ केंशिन पर बतुशाई अपनी खास किस्म की पावर का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका केंशिन पर जरा भी असर नहीं होता। तब इसीलिए बतुशाई को केंशिन का एक सीक्रेट पता चल जाता है। इसके बाद वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। तब उन्हें देखकर बतुशाई वहाँ से भाग जाता है। इस सब के बाद कारू केंशिन को अपने डोजो ले जाती है। कारू बतुशाई से बदला लेना चाहती थी, लेकिन केंशिन उसे समझाता है ये कहते हुए कि बतुशाई तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। तब ये कहकर केंशिन वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी कुछ बुरे लोग डोजो पर कब्जा करने आ जाते हैं और वो बुरे लोग उस डोजो को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। कारू उन्हें रोकने की काफी कोशिश भी करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और तभी बाहर से कोई अजीब आवाज सुनाई देती है और वो होती है केंशिन की आवाज, जो कि वहाँ पर डोजो और कारू को बचाने आया था। केंशिन अपनी तलवारबाजी से कुछ ही मिनटों में बुरे लोगों के ग्रुप को हरा देता है, लेकिन वो किसी को भी जान से नहीं मारता। इसके बाद पुलिस वहाँ पर भी आ जाती है। तब पुलिस उन बुरे लोगों को अरेस्ट करके ले जाती है। साथ साथ पुलिस केंशिन को भी अपने साथ ले जाती है। केंशिन जब जेल में बैठा होता है तो एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है। अब इस पुलिस ऑफिसर को पता होता है कि असल में केंशिन ही असली बतुशाई है। उसी जेल में एक और लड़का भी था जो कि एक फाइटर था, जो उस पुलिस ऑफिसर और केंशिन की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। वो पुलिस ऑफिसर केंशिन को जेल से बाहर निकाल कर एक पॉलिटिशियन के पास ले जाता है और वो केंशिन को फिर से एक किलर बनने के लिए कहता है, जिसके लिए केंशिन इनकार कर देता है। तो वो पुलिस ऑफिसर केंशिन को तलवार से लड़ने के लिए कहता है। फिर तेज बारिश में वो पुलिस ऑफिसर और केंशिन तलवार से लड़ रहे होते हैं, लेकिन केंशिन उस पुलिस वाले पर अटैक नहीं कर पाता क्योंकि उसने कसम खाई होती है कि वो कभी भी किसी भी इंसान की जान नहीं लेगा, यानी वो किसी को भी जान से नहीं मारेगा। तब ये जानकर वो पुलिस ऑफिसर उसे छोड़ देता है और वहाँ से जाने देता है। तभी हम देखते हैं कि कारू जेल के बाहर केंशिन का वेट कर रही है। अब क्योंकि केंशिन एक ट्रेवलर था, इसीलिए उसके पास रहने के लिए कोई जगह कोई ठिकाना नहीं था। तब कारू इसीलिए उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है, इसीलिए वो दोनों
डोजो के लिए निकल जाते हैं। डोजो पहुंचकर उन्हें मिगुमी भी मिल जाती है जो स्मगलर से बचकर भाग रही थी। अब क्योंकि मिगुमी के पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो इसीलिए वो भी इनके साथ ही रहने लगती है। फिर ये तीनों यानी केंशिन, कारू और मिगुमी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और तभी वहाँ पर वो स्मगलर भी आ जाता है। अब उस स्मगलर को केंशिन की बहादुरी और उसकी पावर के बारे में ऑलरेडी पता था, इसीलिए वो केंशिन के पास जाकर उसे अपना प्रोटेक्टर बनने के लिए कहता है। साथ साथ वो उसे कुछ पैसों की ऑफर भी करता है। इसी बीच वही जेल वाला फाइटर आकर स्मगलर का प्रोटेक्टर बनने की ऑफर करता है। वो फाइटर अपनी पावर को दिखाने के लिए केंशिन को फाइट के लिए चैलेंज करता है और यहाँ पर वो ये बात भी रिवील करता है कि असली बतोशाई कोई और नहीं बल्कि केंशिन ही है, यानी जिसने 10 साल पहले किसी को ना मारने की कसम खाई थी। अब इन दोनों की लड़ाई होने वाली थी लेकिन केंशिन इस फाइट के लिए इनकार कर देता है। साथ साथ वो उस फाइटर को भी स्मगलर के लिए लड़ने से मना कर देता है और जब उस फाइटर को इस बात का रियलाइज होता है कि केंशिन ठीक कह रहा है तो वो अपने घर चला जाता है। इसके बाद हमें 14 साल पहले की कहानी बताई जाती है जब केंशिन यानी बतोशाई फर्स्ट टाइम किलर बना था। उसने अपने एक मिशन पर 4 वॉरियर्स को मार दिया था और नेक्स्ट डे जब वो उन वॉरियर्स की डेड बॉडीज को देखने के लिए गया था तो उसने देखा कि उन वॉरियर्स की फैमिली वाले काफी दुखी हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये देखकर उसे इस बात का रियलाइज होता है कि वो कितना गलत कर रहा है, लोगों की जिंदगियां छीन रहा है। इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद स्मगलर का एक आदमी जिसने मास्क पहना होता है वो मिगुमी से मिलने आता है। वो आदमी मिगुमी को लड़ाई के लिए चैलेंज करके वहाँ से चला जाता है। तो मिगुमी देखती है कि अचानक से नेबरहुड के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तब ये देखकर मिगुमी को थोड़ा डाउट होता है, इसीलिए वो उस जगह का पानी पीती है। पानी पीकर उसे पता चलता है कि उस स्मगलर ने पानी में कुछ मिला दिया है। तब ये बात जाकर वो सारे लोगों को बताती है कि पानी में कुछ मिलाया गया है। इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर्स को बुलाया जाता है और सारे हालात नॉर्मल हो जाते हैं। फिर केंशिन और मिगुमी नदी के किनारे बैठे होते हैं। यहाँ पर मिगुमी केंशिन को अपनी स्टोरी बता रही होती है कि किस तरह उसने वॉर के बाद अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। वो बताती है कि मेरी फैमिली जंग में ही मारी गई। उसके बाद उस स्मगलर ने मुझे अडॉप्ट करके अपने पास रखा और इसीलिए मुझे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ता है। फिर कुछ टाइम बाद कारू को एक दिन मिगुमी का एक लेटर मिलता है जिसमें मिगुमी ने लिखा होता है कि मैं उस स्मगलर को मारने जा रही हूँ। तब केंशिन मिगुमी को बचाने के लिए स्मगलर के पास जाता है और इसमें उसकी हेल्प करने के लिए वो फाइटर भी जाता है उसके साथ। इसके बाद मिगुमी उस स्मगलर के पास पहुंच जाती है। तब वो समझता है कि शायद मिगुमी हमारे पास दोबारा आ गई है, लेकिन मिगुमी तो यहाँ पर उसकी जान लेने आई थी। मिगुमी अपना नाइफ निकाल कर उस स्मगलर के गले पर रख देती है। तो वो स्मगलर चिल्लाकर अपने साथियों से हेल्प मांगता है। तो वही मास्क पहना आदमी वहाँ पर आकर मिगुमी को नीचे गिरा देता है जिससे उस स्मगलर की जान बच जाती है। उधर केंशिन और वो फाइटर स्मगलर की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग उस स्मगलर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तब वो दोनों अपनी तलवारबाजी की स्किल से सबको हरा देते हैं, लेकिन इस बार भी वो किसी की जान नहीं लेते। अंदर जाने के बाद उन्हें एक आदमी मिलता है और ये वाला आदमी भी स्मगलर के लिए ही काम करता था। फिर वो फाइटर केंशिन को आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद वो उस आदमी से लड़ने लगता है। केंशिन को आगे बढ़कर वही मास्क वाला आदमी मिलता है और ये मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि वो था जिसने मूवी के स्टार्ट वाली जंग में बतोशाई यानी केंशिन को धमकी दी थी। अब यहाँ पर इन दोनों की भी काफी फाइट होती है, लेकिन अपनी कसम को याद रखते हुए केंशिन उसे भी नहीं मारता। केंशिन बस उसके पेट पर मारकर उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब वो मास्क वाला आदमी काफी इंजर्ड था, इसीलिए वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। वो फाइटर भी दुश्मनों को हरा कर केंशिन के पास आ जाता है। फिर केंशिन और वो फाइटर स्मगलर के रूम तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी स्मगलर अचानक से अपनी मशीन गन से उन पर गोलियां चलाने लगता है और ठीक उसी टाइम पर वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जो सही मायनों में केंशिन की हेल्प करना चाहता था। फिर केंशिन और वो फाइटर स्मगलर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इसी टाइम वो पुलिस वाला उस स्मगलर को पकड़ लेता है। फिर केंशिन ऊपर जाता है जहाँ पर उसे मिगुमी मिलती है। अब यहाँ पर मिगुमी केंशिन को बताती है कि कारू की जान खतरे में है और ये खतरा कोई और नहीं बल्कि बातोशाई है। तब केंशिन बगैर अपना टाइम जाया किए कारू को बचाने के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर वो दिखता है कि बातोशाई कारू को मार रहा है। तब केंशिन अपनी तलवार निकाल कर बातोशाई पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर उन दोनों की जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन जाहिर सी बात है केंशिन अपनी कसम की वजह से उसे नहीं मारता जान से, लेकिन बातोशाई अपनी खास किस्म की पावर से कारू पर अटैक करता है जिसकी वजह से कारू मरने वाली हो जाती है। तब कारू को बचाने
बचाने के लिए केंशिन को एक मुश्किल फैसला करना पड़ता है। उसे अपनी कसम तोड़नी होगी बातोशाई को मारकर। अब केंशिन अपनी तलवारबाजी से बातोशाई का हाथ तोड़ देना चाहता था, क्योंकि कारू को बचाने के लिए उसे किसी भी सूरत बातोशाई को मारना ही होगा। तभी बात जहन में रख कर वो अपनी तलवार से बातोशाई को मारने ही वाला होता है कि तभी कारू जोर से चिल्लाने लगती है और वो केंशिन को रोक देती है। अब कारू के चिल्लाने की वजह से बातोशाई की पावर का उस पर असर नहीं होता। तब बातोशाई कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, और ये कहकर वो अपनी ही तलवार अपने अंदर घुसाकर खुद को मार लेता है, यानी सुसाइड कर लेता है वो, क्योंकि उसे एहसान वाली जिंदगी नहीं चाहिए थी, वो भी केंशिन से। इसके बाद पुलिस स्मगलर और उसके साथियों को पकड़ लेती है। इसके बाद कारू नींद से जागती है और वो जागते ही केंशिन को हर जगह ढूंढने लगती है। फिर कुछ टाइम बाद केंशिन उसे मिल ही जाता है, जिसके हाथों में सब्जी से भरी एक टोकरी थी। वो सब्जी लेने बाजार गया था। तब कोरो उसे अपने घर में वेलकम करती है। तब ये देखकर केंशिन खुश हो जाता है और अब